Hello friends, I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is section 498A of the Indian Penal Code. Where there is a use of law, there is also misuse of law. मतलब जहाँ पर लॉ को यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पर मिसयूज़ भी किया जाता है. सेक्शन 498 ये एक ऐसा सेक्शन है, इसको यूज़ करने से ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंट सिचुएशन. एंड आई विल टेल यू इस लॉ का प्रेजेंट पोजीशन क्या है एंड इस लॉ का कैसे मिसयूज़ हो रहा है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बर्निंग क्वेश्चन इज़ दैट क्या पुरुष भी ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? These are the questions that I'm going to address in this video. So, law students and judiciary aspirants, this topic is very much important from your exam perspective. And law students, अगर आप आपकी judiciary preparation law पढ़ने के साथ ही करना चाहते हैं, then subscribe to my channel. Okay? So, now let's come to the main point. अगर हम इंडिया में जो टॉप मोस्ट वुमेन फ्रेंडली लॉज है, मतलब महिला के प्रोटेक्शन के लिए अगर हम इंडिया में जो सारा इनैक्टमेंट और लॉ बनाया गया है, अगर हम उसको देखें, ये जो सेक्शन 498 है आईपीसी का, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये सबसे प्रचलित सेक्शन है जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है. सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है. Section 498A was incorporated in the year 1983 by the Criminal Law Reforms Act. So, Section 498 ये जो ओरिजिनल कोड है इसका पार्ट नहीं है, इसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया था. एंड ये जो सेक्शन है इसका मेन ऑब्जेक्ट था वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार होते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस सेक्शन को लाया गया. एंड जो मैरिड वुमेन है यही इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं. एंड इस ऑफेंस जो इंसान ने कमिट किया है उस इंसान को पनिशमेंट दिलवाने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113B इनकॉर्पोरेट किया गया था. एंड ये सेक्शन डील करता है दैट सून बिफोर द डेथ, मतलब जहाँ पर एक वुमेन का डेथ हो गया है एंड जब उनका डेथ हुआ था उनके ऊपर क्रुएल्टी और हैरेसमेंट हुआ था. एंड इन दिस कनेक्शन ये समझ लिया जाएगा दैट वो हैरेसमेंट और जो क्रुएल्टी इम्पोज किया गया था वो डाउरी डिमांड के लिए था. एंड ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दैट जो इंसान ये हैरेसमेंट किया है उसी इंसान के वजह से उस विमेन का डेथ कॉज हो गया है. सो सेक्शन 498 को इनकॉर्पोरेट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, विच इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है दैट पुरुष क्या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो सकते हैं? क्या सिर्फ महिला ही इस सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं? सो महिला के प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 498 का इनकॉर्पोरेट किया गया था. एंड आफ्टर दैट इस सेक्शन को पावर देने के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 है इसको लाया गया था. एंड और सारा जो वुमेन फ्रेंडली एक्ट है दैट इज़ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दैट डाउरी देना एंड लेना एक बहुत ही कुरीति चला आ रहा है समाज में, इसको रोकने के लिए ये एक्ट भी लाया गया है. सो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करना चाहे तो महामाननीय सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट ये जो सेक्शन है इसको बहुत बार मिसयूज़ किया जाता है. एक NCRB का एक रिपोर्ट बताता है दैट जो नंबर ऑफ FIR इस सेक्शन में रजिस्टर होते हैं उससे बहुत ही कम इंसान को वहाँ पर कन्विक्शन दिया गया था. सो इसका मतलब दैट जहाँ पर 93.6% कंप्लेन रजिस्टर किया जा रहा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन दिया जाता है 15% को. एंड सेक्शन 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, यहाँ पर 3 साल का जेल एंड फाइन का प्रावधान लगाया गया है. सेक्शन 498 का यूज़ को लीगल टेररिज्म बोला गया है. सो लीगल टेररिज्म मतलब अक्सर ये देखा जाता है दैट जहाँ पर कोई इंसान बेड रिडन है उनके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा दिया जाता है. एंड जहाँ पर कोई इंसान वो इंडिया में रहता ही नहीं है उन लोगों के ऊपर भी सेक्शन 498 का केस ठोक दिया जाता है. सो इसलिए इस सेक्शन को बताया गया है लीगल टेररिज्म. सो ये जो सेक्शन है 498A, यहाँ पर मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स बताया गया है. नंबर 1, वुमेन मस्ट बी मैरिड. जो महिला 498 का केस दायर कर रहे हैं उनको मैरिड होना पड़ेगा. दैट मीन्स ये जो सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन ही अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 2, वुमेन इज़ सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट. सो वुमेन के साथ क्रुएल्टी और हैरेसमेंट होना चाहिए. एंड एक केस में ये भी बोला गया था दैट
फैमिली में जो छोटा मोटा नोकझोंक होता रहता है हस्बैंड वाइफ में, इसको क्रुएल्टी में नहीं ला जा सकता है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ दैट जहाँ पर क्रुएल्टी और हैरेसमेंट हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये होना चाहिए हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। पर जो क्रुएल्टी टर्म यूज़ किया गया है, अगर हम सेक्शन 498A का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको पढ़े तो हम लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर एक willful conduct which is of such a nature as is likely to deprive the woman to commit suicide। मतलब जहाँ पर किसी इंसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है एंड उसके वजह से वो इंसान एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं दैट सुसाइड कमिट करना। और ये भी हो सकता है दैट टू कॉज इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल। वो ऐसा कुछ हार्म खुद के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं जो उनका लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए डेंजरस है एंड वो मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए ही डेंजरस है। एंड क्लॉज बी बोल रहा है दैट हैरेसमेंट मतलब क्या? हैरेसमेंट मतलब harassment of a woman where such harassment is with the view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property, valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। So harassment मतलब जहाँ पर कुछ valuable security और property demand किया गया हो एंड वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाने से उनको टॉर्चर किया जाना। ठीक है। सो ये जो सेक्शन है ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर में आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स जो फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल दिखाया गया है वो सारा ऑफेंसेस को छोड़ के जो बाकी ऑफेंसेस है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोला जाता है। सो सीआरपीसी में ये प्रोविजन बताया गया है। सो मोस्ट सेलिब्रेटेड केस जो सेक्शन 498 से जुड़ा हुआ है वो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का एक केस है। यहाँ पर एक चेकलिस्ट दिया गया था एंड वहाँ पर 9 पॉइंट्स मेंशन किया गया था एंड 9 पॉइंट्स मेंशन किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। मतलब जहाँ पर पुलिस को एक 498 का केस मिलता है वहाँ पर पुलिस को ये सारा जो कंडीशन बताया गया है मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर वो पुलिस ऑफिसर वो सारा कंडीशंस, मैंडेटरी कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो उनका खटिया खड़ी हो जाता है। एंड ये केस में और भी बताया गया था दैट जो मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कंप्लेंट आया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको भी कुछ मैंडेटरी कंडीशन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर वो मैजिस्ट्रेट फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। एंड इस केस में मेनली 3 एस्पेक्ट को एड्रेस किया गया था। जहाँ पर ऐसा केस जो 498 में रजिस्टर हुआ है वहाँ पर क्या एक्यूज्ड को बेल दिया जा सकता है। एंड नंबर 2 इज़ दैट जहाँ पर कोई एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है एंड उस एक्यूज्ड का क्या राइट है बिफोर एंड आफ्टर द अरेस्ट। एंड नंबर 3 इज़ दैट कौन सा रेमेडीज़ और कौन सा सोल्यूशन अवेलेबल रहता है जहाँ पर सेक्शन 498 का एक मिसयूज़ हुआ है। ओके 498A की एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है अंडर दिस सेक्शन, वहाँ पर मतलब समझ लीजिए जो इंसान के अगेंस्ट पर ये कंप्लेन आया है उन लोगों का जीना हराम हो जाता है। सपोज़ जहाँ पर कोई इंसान के खिलाफ एक ऐसा एलिगेशन लगाया गया है वो इंसान को 500 किलोमीटर दूर से आना जाना पड़ता है। ये खुद ही एक हैरेसमेंट हो जाता है उस इंसान के लिए, राइट। सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ये जो चेकलिस्ट है इसको प्रोवाइड किए थे एंड इसको एक सेफगार्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। सो नंबर 1 पर आता है दैट जहाँ पर ऐसा कोई कंप्लेंट रजिस्टर किया गया है वहाँ पर एक प्राइमा फेसी ग्राउंड है या नहीं है इसको देखा जाना चाहिए। एंड अरेस्ट करने के लिए जो सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो पैरामीटर्स बताया गया है वो फुलफ़िल होता है या नहीं ये भी देखा जाना चाहिए। एंड जहाँ पर एक ऐसा एलिगेशन आया है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 जो है सीआरपीसी का वो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ये जो चेकलिस्ट है ये फॉरवर्ड करना, ड्यूली फॉरवर्ड करना पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। एंड जहाँ पर एक रीज़न है एंड मटेरियल जो है वो पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट अरेस्ट करने पर मतलब मजबूर कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो चेकलिस्ट है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 इज़ दैट जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक अरेस्ट कर रहे हैं
ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल बिफोर हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब उस इंसान का फर्दर डिटेंशन दैट इज अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मांगा जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करना पड़ेगा दैट क्यों वो अरेस्ट किए हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट जहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट वो फर्दर डिटेंशन का जो ऑर्डर है वो ग्रांट कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको रीजंस को ड्यूली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर फर्निश किया है उनमें ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई किया है, वो सारे रीजंस मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट सपोज जहाँ पर अरेस्ट नहीं किया गया है, अरेस्ट ना करने का जो रीज़न है वो भी मैजिस्ट्रेट के पास एक सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट का, उनके द्वारा रीज़न रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उनके पास फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एंड ये फॉरवर्ड करना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, मतलब जिस दिन उस केस को इंस्टीट्यूट किया गया है विद इन 2 वीक्स उस रिपोर्ट को भेजना पड़ेगा। एंड सेवेंथ पॉइंट इज़ दैट सेक्शन 41A ऑफ द CRPC जो प्रोविज़न बताता है दैट जहाँ पर 7 ईयर्स मतलब 7 साल से कम पनिशमेंट दिया गया है वहाँ पर एक 41A का नोटिस देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ रीजंस। एंड 8th पॉइंट इज़ दैट जहाँ पर एक फेलियर हो रहा है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन जो इशू किया गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस ऑफिसर लाइबल टू बी पनिश्ड विथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिफोर हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, मतलब जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये जो चेकलिस्ट पर कंडीशन और डायरेक्शन दिया गया है एक फेलियर है उनके तरफ से, मतलब पुलिस ऑफिसर के तरफ से टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगाया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट बट नॉट द लिस्ट ये बोलता है दैट जहाँ पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस केस को हैंडल कर रहे हैं उनको प्रॉपर रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रीज़न रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बाय द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स लागू कर सकते हैं। कुछ और भी केसेस है लाइक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मंजू राम कलिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2009। ये जो केस है यहाँ पर बताया गया था दैट छोटा मोटा जो फैमिली नोकझोंक है इसको डोमेस्टिक वायलेशन में नहीं ला जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट पोजीशन, और पुरुष भी क्या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं या नहीं, इसका आंसर ज़रा देख लेते हैं। दैट इज़ मेन ऑल्सो फेस वायलेंस। एंड एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 2019 पर, वहाँ पर ये बोला गया है दैट अबव 52% जो जेंडर बेस्ड वायलेंस देखा जाता है अगेंस्ट मेन, एंड ज़्यादातर देखा जाता है इमोशनल अत्याचार। एंड कुछ सीवियर फिजिकल वायलेशन भी देखा गया है जहाँ पर मानो कि हाथ पैर तोड़ दिया गया है एंड सीरियस इंजुरी इन्फ्लिक्ट किया गया है। सो ये जो सेक्शन है 498A यहाँ पर वुमेन बताया गया है। वुमेन मतलब जो महिला लीगली मैरिड है वही सिर्फ इस प्रोविज़न को यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मेन, पुरुष के फेवर में क्या डोमेस्टिक वायलेशन का कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है? इसका आंसर दिया गया है इन सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। सो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेशन का जो डेफिनेशन दिया गया है दैट हार्म्स और इंजरी वेदर मेंटल और फिजिकल एंड इंक्लूड्स कॉजिंग फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। मतलब वायलेशन मतलब मेंटल फिजिकल ये सब कुछ इंक्लूड होगा, एंड फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़ एंड इमोशनल अब्यूज़ ये सारा जो टर्म है इसको यूज़ किया गया है। एंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है दैट जो वुमेन है क्या वो लोग मेंटल, फिजिकल, सेक्शुअल, इकोनॉमिकल अब्यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट अ मैन? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं दैट डेफिनेटली कर सकते हैं। एक महिला ये सारा जो अब्यूज़ के बारे में बोला गया है सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो हर एक चीज़ एक महिला एक पुरुष के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2020 में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ये बताया है that disgruntled wives using as weapon to harass relatives of husband, and it has become a tool for them to harass the husband and the relatives of the husband। मतलब जो disgruntled wife है पर्सनल वेंडेटा के लिए इस सेक्शन को एज अ वेपन और टूल के तरीके से यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एक केस देख लेते हैं
दैट इज़ मंजू राम कलिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यहाँ पर क्या हुआ था दैट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई गुड रिलेशन नहीं था, एंड गुड रिलेशन नहीं था इसलिए जो वाइफ थे वो अपने मतलब फादर के घर पर चले गए थे रहने के लिए, एंड हस्बैंड इन द मीन टाइम सेकेंड मैरिज कर लिए थे। एंड जब ये बात फर्स्ट वाइफ को पता चला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट वाइफ वो अंडर सेक्शन 498A पर एक केस दायर कर दिए थे। एंड कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था दैट जहाँ पर एक इंसान एक साथ रहते ही नहीं है, एक कहीं और जगह रहते हैं एंड और एक कहीं दूसरे जगह पर रहते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रुएल्टी हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है। एंड कोर्ट सारा जो मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल थे उसको कंसिडर करके ये बताए दैट यहाँ पर कोई क्रुएल्टी नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दोनों पार्टी एक साथ नहीं रहते हैं। एंड कोर्ट ये बताए दैट जो फैमिली में जो छोटा बहुत नोक झोंक चलता रहता है इसको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोला जा सकता है। एंड इन द केस ऑफ प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इस केस में देखा गया था दैट जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मतलब एक एरिया पर रहते ही नहीं थे, वो लोग डिफरेंट शहर में रहते थे, दे यूज टू रेयरली विजिट। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो चार्ज है ये लगाना इम्पॉसिबल है। एंड कोर्ट यहाँ पर भी जो एलिगेशन लगाया गया था इसको क्वाश कर दिए थे। एंड कोर्ट ने ये बताया था दैट जो पर्सनल वेंडेटा है उसको निकालने के लिए इस सेक्शन को अप्लाई किया जा रहा है। एंड ये भी बहुत बार देखा गया है दैट जो इंसान बहुत ही बुजुर्ग है, वो मतलब बेड रिडन है, एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते, एंड उनके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेशन का केस डाल दिया जाता है। सो दिस इज़ द सिनेरियो। ऐसे ही इस लॉ का एक मिसयूज़ होता आ रहा है। एंड लास्ट में एक और केस देख लेते हैं जहाँ पर कोर्ट ने इस मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ सजेशन दिए थे। अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो वहाँ पर फैमिली वेलफेयर कमेटी के मदद लिया जा सकता है। एंड जो रेड कॉर्नर नोटिस है इसको इमीडिएटली इशू नहीं किया जा सकता है। जो पार्टीज़ का अपीयरेंस है इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से सिक्योर किया जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, महिला का प्रोटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जहाँ पर महिला के फेवर में कुछ लॉ बनाया गया है एंड जो लॉ सिर्फ और सिर्फ महिला प्रोटेक्शन के लिए ही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक महिला का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट लेजिस्लेचर ने जो उनके बारे में सोचते हुए जो लॉ बनाया है उनको एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करे एंड बहुत ही सूझबूझ से काम लेकर उस लॉ को अप्लाई करने के बारे में सोचे। बिकॉज किसी इंसान को अरेस्ट करवा देना मतलब उस इंसान का रेपुटेशन पर, उनका ऑनर, ये सब कुछ पर एक दाग लग जाता है। एंड कोई भी पर्सनल वेंडेटा के लिए उनको एक सीरियस कदम उठा लेने से पहले थोड़ा सा एटलीस्ट सोचना चाहिए। सो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ ए डेज बहुत ही क्राइम बढ़ गया है एंड ये समाज का एंड सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू हेल्प ईच अदर एंड यूज़ द लॉ इन अ प्रॉपर मैनर rather than misusing it। एंड अगर हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के परव्यू से सेक्शन 498A को देखें, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का जो प्रोविजन बताया गया है इन सेक्शन 320 ऑफ CRPC, जहाँ पर पार्टीज आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके एक कंडोनेशन ऑफ मैटर कर देते हैं। एंड ये जो कंसेप्ट है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकता है, बट सेक्शन 498A ऐसा एक सीरियस ऑफेंस है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 320 ऑफ CRPC, मतलब इस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। टिल देन stay happy, stay blessed, always keep learning new things. Thank you so much for watching this video.